हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपको कराएंगे। क्या जीके जीएस का था। पहला जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए डाल दिए हुए हैं। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 2 होगा। तो इसमें जैसे कि आपको जानते होंगे कि 25 प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1 में भी था, जैसा कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उसी तरह इसमें भी आपको 25 प्रश्न रहेंगे, वो भी रहेंगे सिर्फ जीके जीएस का। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अपना देखते हैं आगे। और आप लोग जो है अपना तैयारी करते रहिए और सभी तक ये शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पहले से ही तैयारी करने की कैपेसिटी बन जाए और तैयारी करते रहें, जिससे आपको ज़्यादा भारी जो है एग्ज़ाम नहीं लगे। क्योंकि पहले से जो तैयारी किया जाता है वही तैयारी आपको काम आते हैं ज़रूरी के वक्त। समय से पहले तैयारी, पहले कहा ही जाता है समय से पहले ही कोई चीज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब काम के समय में वो चीज़ नहीं हो पाता है उतना अच्छा तरीका से। तो पहले से ही तैयारी इसीलिए आप करते रहिए। तो सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। तो कह रहा है पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है। पाचन का जो प्रक्रिया होता है उसमें किसके द्वारा सहायता मिलती है, ये पूछा गया है। तो इसमें सहायता करता है, एंजाइम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। तो ये जो है कौन सा है, संविधान ये आप बता दीजिए कौन सा अनुच्छेद वह होगा। तो ये पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 16 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही आंसर होता है। अनुच्छेद 16 जो है इसमें है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति जो होता है उससे संबंधित विषय में सभी नागरिक को समानता दी गई है। ये जो है अनुच्छेद आपका 16 में होता है। वही बात कर ले अगर हम अनुच्छेद 19 का, तो अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार के 7 प्रकार के जो स्वतंत्रता का उल्लेख था, जो अब 6 हो गया है। तो ये हो गया आपको 19 अनुच्छेद में है। कितना है, स्वतंत्रता का उल्लेख 6 अब हो गया है। और बात कर ले हम अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में है, इस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है। वही बात कर ले अनुच्छेद 46 की, तो अनुच्छेद 46 का संबंध एसटी व एसटी के एससी एसटी जो होता है उसके शिक्षा से है। अनुच्छेद 46 तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 46 जो है वो एससी एसटी के शिक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 14, इस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार के 7 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, और अब जो है वो 6 हो गया है। तो अब तो इसका आंसर जो सही था वो हो जाता है अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी सही था आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूफी संतों के साथ किसका संबंध है ये पूछा गया है। त्रिपिटक, दखमा, सिनागोग या खानकाह। तो खानकाह का संबंध जो है सूफी संत के साथ है। अब इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। पहले हम देख लेते हैं सूफी संत के बारे में। तो सूफी संत के बारे में पहले हमको जानकारी हो जानी चाहिए। तो सूफी जिन आश्रमों में निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसी को खानकाह कहा जाता है। ये खानकाह जो होता है वो क्या होता है, खानकाह को ही मठ कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। खानकाह को ही मठ कहा जाता है। और सूफी जो होता है, सूफी संत वगैरह जहाँ आश्रम में निवास करते हैं, आश्रम में निवास करते हैं, रहते हैं, उसी को खानकाह या मठ कहा जाता है। जो लोग सूफी संतों के शिष्य ग्रहण करते हैं उसे मुरीद कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, जो सूफी संत के शिष्यता ग्रहण करते हैं, शिष्य बनते हैं सूफी संत के, उसको क्या कहा जाता है, मुरीद कहा जाता है, याद रखिएगा। वही अब बात कर ले त्रिपिटक के बारे में। तो त्रिपिटक के लिए, तो त्रिपिटक में हमें बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। आपको अधिकांश को मालूम है त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म से ज्ञान प्राप्त होता है। वही सिनेगोग की बात करें, तो सिनेगोग जो है यहूदी का पूजा स्थल है। सिनेगोग आप में से अधिकांश को ये मालूम होगा, सिनेगोग यहूदी का पूजा स्थल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को मैंने देखा है, ये करेंट का था और बहुत पुराना था। तो अगला आप देख लेते हैं प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है।
भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है? तो ऋण नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, ये है जो आपको ऋण नियंत्रण के रूप में काम करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए, अब हम पोस्टमार्टम करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ये तो आपको मालूम होगा। और आरबीआई का जो है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका, लिखिएगा, मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना जो है, इसका स्थापना कब हुआ? तो स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होता है। और राष्ट्रीयकरण जो होता है वो होता है 1 जनवरी 1949 को। तो पूछे आपको स्थापना कब होता है? तो 1 अप्रैल 1935 को। और वही पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो 1 जनवरी 1949। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आते हैं, कभी राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाता है तो कभी स्थापना पूछता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है आरबीआई से कि 1 रुपया के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन कौन करता है और करेंसी नोट का निर्गमन कौन करता है, ये पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, 1 रुपया के नोट जो होता है और सिक्का 1 रुपये का, उसका निर्गमन जो है वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और करेंसी नोट जो होता है उसका निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखिएगा। वही अब हम बात कर ले योजना आयोग के बारे में। ये जो है योजना आयोग, इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो योजना आयोग का जो स्थापना होता है, देखिए योजना आयोग का स्थापना कब होता है? 15 मार्च को होता है। 15 मार्च 1950 को स्थापना होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो होता है वो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग का उद्देश्य क्या है? तो देश की आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग बनाया जाता है। वही बात कर ले भारतीय स्टेट बैंक की, एसबीआई की। तो एसबीआई का स्थापना जो है 1955 में होता है। याद रखिएगा ये सभी बात। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर जो है ऋण नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 31 प्रश्न कह रहा है, पुष्पक्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह क्या है? ये पूछा गया है वह क्या है। तो वह जो होता है वो होता है हाइपेंथोडियम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डीएनए के बारे में। डीएनए में पाया जाता है क्या, ये पूछा गया। तो डीएनए में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपको पेंटोज श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाली प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वो क्या होता है? तो वो क्या होता है ये आप जान लीजिए, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 35 क्या कह रहा है? 35 है आपका, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होता है वो पानी से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का आपको मालूम होगा हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। और इसकी बात कर ले हार्मोन की, तो हार्मोन की बात करें तो इसकी खोज किसने किया है? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया है। तो आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ, बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग और बेस्ट ने हार्मोन का खोज किया है। और बात कर ले वही विटामिन की, तो विटामिन की खोज किसने किया है? तो फंक ने विटामिन की खोज किया है। विटामिन की खोज फंक ने किया है। और हार्मोन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया है। याद रखिएगा, विटामिन का आपको तो याद रख लेना है, बहुत एग्जाम में ये आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37, निम्नलिखित में से किस जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? ये पूछा गया है। तो किस जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? तो ये होता है मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। देखिए, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। एक न एक क्वेश्चन देखिए छपता है एग्जाम में कि पीएच मान जल का, तो कुछ का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान, दूध का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, निश्चित पूछता है। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, मैं बहुत आज बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट का बता रहा हूँ। तो रक्त का पीएच मान आप याद रखिएगा 7.4 होता है। रियल जो है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। लेकिन 7.35 से 7.4 पर देखिए, इस ऑप्शन को देखिएगा तो ऐसे तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 7.35 से 7.45 के बीच में रक्त का पीएच मान होता है। अब हम बता देते हैं कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र का पीएच मान होता है आपको 4.8, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वही दूध की बात किया जाए तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। ठीक है, अब बात कर ले और समुद्री जल की, तो समुद्री जल का पीएच मान आपको होता है 8.4। ये सभी तीनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में छपने की पूरी चांस है। नेक्स्ट अब प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 39 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है। विटामिन ए किसी में नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अंगूर में विटामिन ए जो है वो नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन कौन है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है, पपीता होता है और पका आम जो है, ये सब जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लेकिन अंगूर जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन अंगूर जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत अंगूर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 40 क्या कह रहा है। किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण क्या होता है, ये पूछा गया है। तो गर्म करने पर किसी भी पदार्थ को उसका प्रसारण जो होता है वो आपका पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। किसी भी दुर्ग के बिना एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है, ये पूछा गया है। तो चनहुदरो जो है बिना दुर्ग का सिंधु नगर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। कालीबंगा की बात करी जाए तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 कह रहा है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी। तो तृतीय बौद्ध संगत बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ बुलाया था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका मैं आज ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो पहले कहाँ बुलाया गया था, पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। जब ये पूछे कि बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, कौन बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो आपको एक शब्द याद रखना है, मैं बता देता हूँ। रावे पाकू, रावे पाकू, याद रखिएगा। रावे पाकू से क्या होगा, पहला जो है राजगीर में हुआ था, दूसरा हो जाता है बै से वैशाली, और पास हो जाएगा पाटलिपुत्र, और कु से हो जाएगा कुंडलवन। तो यही हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा पहला, वैशाली हो जाएगा दूसरा, पाटलिपुत्र हो जाएगा तीसरा, कुंडलवन हो जाएगा चौथा। तो याद रखिएगा क्या है, राबै पाकू, याद रखिएगा राबै पाकू याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपको कौन सा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, ये आपको मालूम चल जाता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 43 देखिए क्या कह रहा है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। तो सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, अरस्तु जी जो थे वो थे सिकंदर महान का शिक्षक। वही बात कर ले हम सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर के बारे में बात करें तो सिकंदर जो था कहाँ का रहने वाला था, तो मकदुनिया का रहने वाला था। कहाँ का, मखदुनिया का ये रहने वाला था। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन छप चुका है, याद रखिएगा कि सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो मकदुनिया का रहने वाला था सिकंदर। और वही बात कर ले सिकंदर के पिता का नाम, तो सिकंदर के पिता का नाम जो था नाम फिलिप था। वही सिकंदर का समकालीन शासक कभी कभी पूछ लेता है, तो सिकंदर का समकालीन शासक जो था घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य आप
धारावाहिक एक चलता था वो देखे होइएगा तो आपको मालूम होगा सिकंदर का जो है समकालीन शासक घनानंद था। और इसका मृत्यु जो है सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि सिकंदर का जो मृत्यु कहाँ हुआ था, तो सिकंदर का मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ, तो बेबीलोन में इसका मृत्यु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 44 निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम रखिए। कौन संधि कब हुआ था, इसको आपको कालानुक्रम में रखना है। तो देखिए इसको सीरीज दिया हुआ है, तो पहले आपको कौन संधि कब हुआ था, किस ईस्वी में, ये आपको जानकारी होना चाहिए था। ये नहीं होगा तो आप ये प्रश्न को नहीं कर पाइएगा। तो अमृतसर की संधि की बात करें तो अमृतसर की संधि हुआ था 1809 ईस्वी में। वही बेसिन की संधि की बात किया जाए तो बेसिन की संधि जो हुआ था 1802 ईस्वी में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात किया जाए तो ये हुआ था 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। वही सलवाई की संधि की बात किया जाए तो ये हुआ था 1782 में। तो इसके अनुसार आप कालाक्रम लगाइएगा तो ये कौन होगा, तो पहले जो हुआ था वो हुआ था कौन, 1782 में, यानी कि सलवाई की संधि। तो ऑप्शन नंबर डी पहले हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी पहले इसमें है और इसमें है। और फिर क्या हो जाएगा 1792। तो ऑप्शन नंबर सी, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। चलिए उसके बाद हो जाएगा 1802, यानी कि बेसिन की संधि बी। तो बी इसमें, इसमें ए दे दिया, इसमें बी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका सही हो जाता है। तो याद रखिएगा, अमृतसर की संधि 1809 में होता है और बेसिन की संधि 1802 में होता है। वही श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होता है और सलवाई की संधि 1782 में होता है। तीनों का याद रखिएगा कि कब हुआ, तब ये आप ऐसा प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। बराबर ये क्वेश्चन पूछता है कि अमृतसर की संधि कब हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ। बेसिन की संधि भी पूछ लेता है, सलवाई की संधि बराबर नहीं पूछता है। तो ये तीनों आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 45 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो कौन था, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था वो मदुरई तक सफलतापूर्वक दिल्ली का ये जनरल था। कौन, मलिक काफूर, जो मदुरई तक, भारत के मदुरई तक सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। ऑप्शन नंबर इसलिए सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। वही बात कर ले तराइन की, याद रखिएगा एक प्रश्न इससे बनता है, मोहम्मद गौरी यहाँ नाम आया है तो मैं एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये पूछ लेता है। और किसके किस में बीच में हुआ था, कौन जीता था, ये पूछ लेता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध वो हुआ था 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच में, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें कौन जीतता है, तो पृथ्वीराज चौहान का विजय होता है। वही तो पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के प्रथम युद्ध में उसका विजय होता है। वही द्वितीय तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय होता है। तो पहला तराइन के युद्ध में किसने जीता, पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरा तराइन के युद्ध में किसने जीता, तो मोहम्मद गौरी ने जीता। याद रखिएगा, दोनों जो होता है युद्ध, ये होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं। और एक बात यहाँ से रख दीजिए, खिर्ज खां का यहाँ नाम दिया हुआ है, तो खिर्ज खां से एक याद रखिएगा, खिर्ज खां एक मतलब जो अति था उसका स्थापना किया था सैयद वंश का। किस वंश का खिर्ज खां द्वारा स्थापना किया गया था, तो सैयद वंश का संस्थापक कहलाता है खिर्ज खां। तो पूछता है एग्जाम में सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा सैयद वंश का संस्थापक आपको खिर्ज खां है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, निश्चित छपता है। ये सब क्वेश्चन जो है बराबर एग्जाम में आते रहता है, तो याद रखिएगा खिर्ज खां जो है सैयद वंश के संस्थापक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिगफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो ये जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है सिगफ्राइड रेखा। वही बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग रेखा की। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है किसके किसके बीच में है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और ये जो पोलैंड है, ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी और पोलैंड, इसके बीच में कौन रेखा है, याद रखिएगा हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और देखिए
कौन है? रूस और फिनलैंड। तो रूस और फिनलैंड जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये रूस और फिनलैंड के बीच में कौन है? मेनर हिम रेखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेनर हिम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में है। वही डुरंड रेखा की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। याद रखिएगा, डुरंड रेखा जो है वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है सिगफ्राइड रेखा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, लाल त्रिकोण प्रतीक क्या है? बेजोड़ क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि लाल त्रिकोण प्रतीक क्या है। तो ये जो है परिवार नियोजन से संबंधित है, लाल त्रिकोण प्रतीक। बात कर ले हम यहाँ से रेड क्रॉस की, तो डॉक्टरी सहायता का तथा अस्पताल का सूचक होता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या होता है? तो ये होता है डॉक्टरी सहायता का तथा अस्पताल का सूचक होता है रेड क्रॉस। रेड का जो क्रॉस लगा रहता है उसकी बात कर रहा हूँ। और लाल झंडा की बात करें तो क्रांति या खतरे का सूचक होता है लाल झंडा। वही लाल प्रकाश की बात करें तो खतरा या यातायात को रोकने के प्रतीक जो होता है, यातायात या खतरा जो होता है उसको रोका जाए, इसके लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो लाल त्रिकोण प्रतीक है परिवार नियोजन का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कौन महान पुरुष अंकिल को लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है। तो किनको जाना जाता है? डॉक्टर हो ची मिन को अंकिल हो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 49 क्या कह रहा है? 49 प्रश्न नंबर कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत के। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। इसी के समय में कौन कौन और हुआ था? देखिए पहले ये जान लीजिए चेम्सफोर्ड जो हुआ था ये कब हुआ था। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का पहले कार्यकाल समझ लीजिए कब से कब तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे थे। तो ये जो रहे थे 1916 से लेकर 1921 के बीच में चेम्सफोर्ड का शासनकाल था। और इसी के समय में 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना होता है और 1917 में सैंडल जो होता है सैंडलर आयोग जो होता है उसका गठन होता है। और 1919 में रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड होते थे। वही इसमें से पूछ लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। यहाँ पे आपका प्रश्न ये भी हो सकता था कि रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था, या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था खिलाफत आंदोलन जो था उसके समय भारत का वायसराय कौन था। तो तीनों के समय में कौन था? चेम्सफोर्ड ही आपका आंसर यहाँ पे होता। वही बात कर ले यहाँ पे लैंसडाउन का बात है, लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन ने ही भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किया था। डुरंड रेखा किसके है? लैंसडाउन के ही है डुरंड रेखा, जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग की बात किया जाए तो लॉर्ड रीडिंग से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। चौरा चौरी कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसी के साथ जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग के समय में चौरी चौरी कांड के द्वारा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। और ये भी याद रखिएगा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी ये प्रश्न है 50वां की जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। इनके जन्म दिवस को ही, जवाहरलाल के ही जन्म दिवस को बाल दिवस मनाया जाता है। पूछता है बाल दिवस किनके जन्मदिन के मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है तो आपको मालूम होगा ये भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस का जो है 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहला जो अध्यक्ष बने थे 1929 में लाहौर अधिवेशन में बने थे, और 1936 के लखनऊ अधिवेशन में बने थे, और 1937 के फैजपुर अधिवेशन, ये तीनों में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष बने थे।
तो फ्रेंड्स यही आज का सेट विश्लेषण रहा। इसमें टोटल आपको 25 प्रश्न हम करा दिए हैं। अब जो आपको होगा सेट नंबर 3 आएगा, वो जल्द ही आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।